मनी बनाना है और इन्वेस्टमेंट्स का टैग भी चाहिए, बस वही सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। वैल्यू फॉर मनी में हम बताएंगे कैसे आप अपने सब पार रिटर्न्स को रैंप अप कर सकते हैं, डेटा और डायरेक्शन दोनों के साथ। आज हम डिबंक करेंगे कुछ कॉमन क्विक मनी मेकिंग अप्रोचेस को, सस्टेनेबल रिटर्न्स के लिए डिकोड करेंगे एज ओल्ड प्रिंसिपल्स और बिल्ड करेंगे वो फोरसाइट जो आपके इन्वेस्टमेंट्स को बनाएगी ट्रूली वैल्यू फॉर मनी। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर ज्योतिवर्धन जयपुरिया, द फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वैलेंटिस एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड. But he has been the managing director and head of research and strategy for India at Bank of America Merrill Lynch with close to 3 decades of experience in the markets. Welcome to the show, sir. Thank you. शुरू करते हैं आज की डिस्कशन के साथ। We now live in the age of instant gratification. 10-minute deliveries, one-click checkouts, and now the same impatience extends to investments. शायद इसी वजह से पिछले कुछ समय में इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स जिनका टाइम ड्यूरेशन कंपैरेटिवली कम होता है, जैसे एफएनओ या आईपीओ इन्वेस्टिंग, ये काफ़ी पॉपुलर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू केपीएमजी फाइनेंशियल ईयर 2025 में आईपीओ ओवर सब्सक्रिप्शन फिगर्स की अगर हम बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने जहां आईपीओ को 35 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब किया है, वहां क्यूआईबीज मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने 102 टाइम्स का एवरेज सब्सक्रिप्शन किया है। एंड दिस फिनोमिनन हैज सम सॉलिड ग्राउंड। इंडिया में आईपीओ इन्वेस्टिंग से मिलने वाले गेन्स की बात करें तो 2024 में आईपीओ लिस्टिंग्स ने ग्लोबली सबसे ज़्यादा हमें मौके दिए हैं, क्लोज टू 300 टाइम्स। जहां लार्ज आईपीओज ने ऑन एन एवरेज 29% का लिस्टिंग डे गेन जनरेट किया है, वही स्मॉल आईपीओज ने 37% का लिस्टिंग गेन इन्वेस्टर्स को दिया है। सर, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। काफी इन्वेस्टर्स आईपीओस को किसी लॉटरी मशीन की तरह अब समझने लगे हैं एंड रिटर्न्स भी उनके इस ओपिनियन को बैक करता है। इस साल तो पिछले 3 दशक में सबसे ज्यादा आईपीओस फाइल हुई हैं, तो मौके भी ज्यादा मिले हैं इन्वेस्टर्स को। आपके हिसाब से ये कितना सस्टेनेबल है? नहीं, देखिए, एक तो मैक्रो देखे तो आईपीओ आना अच्छा है, क्योंकि ना इकोनॉमी है ना बढ़ेगी, नए कारोबार आएंगे और है ना कैपिटल इन्वेस्टमेंट होएगा, तो एक तरह से अच्छा है। दूसरा यदि देखे तो पिछले 5 साल में कोविड के बाद कई नए इन्वेस्टर्स आए हैं मार्केट में, जो पहले नहीं थे, फिक्स डिपॉजिट में ही करते थे, मार्केट में आए और अच्छा पैसा भी बनाए। अभी दूसरे साइड पे कई तरह के इश्यूज आएंगे। इन्वेस्टर लोग कोई में इशू में खोएंगे, कोई में पैसा कमाएंगे, तो वो भी चलेगा। एक यदि मैं जनरल बात करूं तो हम लोग के हिसाब से जो वैल्यूएशन पे नए इश्यूज आ रहे हैं वो काफी महंगे आ रहे हैं। जो है ना उसी सेक्टर के कंपनीज है जो ऑलरेडी लिस्टेड है और उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, वो कई बार सस्ते हैं, और जो नए इश्यूज आ रहे हैं वो महंगे वैल्यूएशन पे आ रहे हैं, तो हम लोग कई इश्यूज को अवॉइड करते हैं। वहाँ लिस्टिंग गेन कई होते हैं, पर यदि अपने ना देखे 1 साल बाद और 2 साल बाद वो कंपनीज कहाँ जाती है, तो काफी कंपनीज है ना आईपीओ प्राइस के नीचे आ जाती है। तो एक तरह से ना वो फ्लड ऑफ मनी आ रहा है, इसलिए वो आईपीओ बढ़ते जाते हैं, लिस्टिंग गेन मिलता है, पर जो है ना जल्दी से निकल नहीं पाया उसको फिर पता पड़ता है 6 महीना बाद कि इसमें ज्यादा पैसा नहीं बना है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यू विल स्टिल थिंक दैट दिस इज अ बिट ऑफ अ गैम्बल। इट इज, अगर आपको, जैसे आपने कहा, अगर लिस्टिंग गेन में किसी को फायदा हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर वो फंस गया तो फिर लंबे समय तक फंस सकता है। तो इसीलिए अभी जैसे बोलेंगे कि अच्छे इश्यूज में ही डालो, पर अभी कई इन्वेस्टर को अच्छा कौन सा है, खराब कौन सा है पता नहीं। कई कंपनी लोग है ना ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी बढ़ा देते हैं, तो जहां अपने को समझ आए वहां डालना चाहिए, और कहीं पे फिर रेडी होना चाहिए। यदि अपने ना एक तरह से गैम्बल की तरह खेल रहे कि हर एक इशू में डाल रहे थोड़ा, तो कहीं में पैसा बनेगा, कहीं में पैसा नहीं बनेगा, वैसे भी है ना करके ओवरऑल में पैसा बनना चाहिए अपना। फेयर इनफ। आने वाले कुछ समय में क्या आप कुछ क्वालिटी आईपीओ देख पा रहे हैं? टाटा कैपिटल अभी चल रहा है, तो इज दिस एनी आईपीओज व्हिच आर इन द पाइपलाइन जो आपको लगता है कि हाँ, इसके ऊपर आम इन्वेस्टर्स को या रिटेल इन्वेस्टर्स को रिसर्च करना चाहिए? देखिए, क्वालिटी इन्वेस्टर्स आईपीओ तो आएंगे, बहुत आएंगे, पिछले साल में भी आए थे और आगे भी आते रहेंगे, क्योंकि कई है ना नए नए कंपनी लिस्ट हो रहे हैं। अभी जैसे देखने मिल रहा है कि कई जो मल्टीनेशनल आर्म्स है वो अपने इंडिया आर्म को लिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में वैल्यूएशन काफी है ना महंगे है, उनके होम मार्केट में वैल्यूएशन इतने महंगे नहीं है। तो देखने मिल रहा है कि यहाँ पे है ना थोड़ा लिस्ट करके थोड़ा पैसा फिर वापस होम मार्केट में लेके चले जावे। तो
क्वालिटी इन्वेस्ट इश्यूज काफी आएंगे, वैल्यूएशंस भी साथ में देखना पड़ेगा, वैल्यूएशन महंगे हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं। पर है ना, मार्केट जो स्थिति में है कहीं पे भी वैल्यूएशन एकदम सस्ते नहीं है, तो है ना कोई भी आईपीओ आएगा वो भी एकदम सस्ते वैल्यूएशन पे नहीं आएगा अभी, है ना। तो अपने को थोड़ा समय के हिसाब से देखना चाहिए कि अगले 2-3 साल में पैसा बनेगा ना, वहाँ पे ग्रोथ है ना कंपनी में, और उसी हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। सर कोई ऐसा एक रेड फ्लैग जो इन्वेस्टर देख सकता है, क्योंकि उसके पास इतने टूल्स नहीं है कि वो डीप रिसर्च कर सके, लेकिन कुछ ऐसा एक रेड फ्लैग हो कि कभी भी कोई आईपीओ इन्वेस्ट करने के पहले उसे अगर ये रेड फ्लैग दिखे तो वो सतर्क हो जाए? तो एक तो रेड फ्लैग है कि 4 साल तक कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही थी, नफा नहीं कमा रही थी या नफा कम था, और आईपीओ को 1 साल पहले वो है ना सीधा प्रॉफिट मुनाफा उनका बहुत बढ़ जाता है, तो थोड़ा संभलना चाहिए कि भाई ये सस्टेनेबल है कि पता नहीं, है ना। कई बार आईपीओ के पहले प्रॉफिट दिखा देते हैं, फिर वापस से अगले 1-2 साल में प्रॉफिट नहीं होएगा, तो पिछले 3-4 साल का मुनाफा प्रॉफिट देखना चाहिए, उस हिसाब से वैल्यूएशन करके इन्वेस्ट करना चाहिए। मल्टी बैगर्स भी आजकल एक काफी ट्रेंडी वर्ड रहा है, सब 100x इन्वेस्टमेंट्स खोजना चाहते हैं। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? इज इट लक या सच में ऐसे मल्टी बैगर्स खोजे जा सकते हैं? नहीं, देखिए मल्टी बैगर खोजे जा सकते हैं, अभी वो 100 बैगर कितने समय में चाहिए वो भी एक है ना क्वेश्चन मार्क होता है। कई लोग को 100 बैगर अगले साल में चाहिए, वो बहुत मुश्किल होता है। कोई भी जो इन्वेस्ट करता है स्टार्टिंग में मालूम नहीं पड़ता ये 100 बैगर जाएगा कि नहीं, तो अपने को खाली फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स देखना है कि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं, इसमें है ना 3 टाइम 5 टाइम रिटर्न बन सकता है, फिर वो है ना कंपनी डिलीवर करे तो हो सकता है वो अल्टीमेटली मल्टी बैगर हो जावे। करेक्ट। हमने एक सटल ट्रेंड देखा है, विच इज कि रीसेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट्स क्वालिटी की तरफ शिफ्ट होती दिख रही है हमें। इन्वेस्टर्स अब प्रोफेशनल इन्वेस्टिंग एक्सपर्ट्स की तरफ इंक्लाइन हो रहे हैं। सितंबर 2024 से अगस्त 2025 के बीच में एक्टिव रिटेल इन्वेस्टर्स ने एनएससी से एग्जिट किया है इस समय में, एंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का फिगर अराउंड 12.5% का जंप हमने देखने को मिला है। सर कई इन्वेस्टर्स डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग को एक क्विक मनी मिंटिंग मेथड समझते हैं, पर सेबी ने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एफएनओ में के पार्टिसिपेशन में काफी क्रैकडाउन किया है। तो एफएनओ ट्रेडिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्या सच में इतना रिस्की है, एंड व्हाट इज योर एडवाइस टू सच इन्वेस्टर्स? देखिए सेबी का ही डेटा है कि 90% इन्वेस्टर एफएनओ में नुकसान करते हैं, प्रॉफिट नहीं करते, नुकसान करते हैं। तो एक तरह से वो देखने मिल रहा है कि है ना ये एक तरह से इन्वेस्टर इसमें नुकसान कर रहे हैं, उनके लिए है ना एक क्विक मनी का जो मेंटालिटी रहता है कि एफएनओ में क्विक मनी बन सकता है, वो एक हरदम रहता है, पर इसमें ना लॉस भी बहुत ज्यादा हो सकता है। वर्ल्ड वाइड ही देखा गया है कि ना लोग ओवर एक्सटेंड हो जाते हैं, फिर जब मार्केट का डायरेक्शन टर्न हो जाता है तो बड़ा लॉस हो जाता है। जो है ना इन्वेस्ट करेंगे अपने लॉन्गर टर्म के लिए, उसमें ना ओवर द लॉन्ग टर्म पैसा बनता है, मार्केट ऊपर नीचे जाता रहेगा पर लॉन्ग टर्म में ऊपर जाता है। पर एफएनओ में ना बड़ा नुकसान हो सकता है, और ये डेटा सेबी का ही डेटा है जो प्रूव कर रहा है कि इन्वेस्टर्स को संभलना चाहिए इधर से। ये तो हुई क्विक पर बहुत इनइफेक्टिव मनी मेकिंग मेथड्स की बात। अब बात करते हैं उन एज ओल्ड प्रिंसिपल्स के बारे में जो सच में इफेक्टिव हैं। सो मिस्टर जयपुरिया, वो कौन से 3 एज ओल्ड प्रिंसिपल्स हैं या रूल ऑफ थम्स अगर आप बोले, जो आप खुद यूज करते हैं और हमारे व्यूअर्स को भी सस्टेनेबल रिटर्न्स जनरेट करने के लिए सजेस्ट करना चाहेंगे? तो एक तो सिंपल सब लोग ही बोलते हैं कि इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म, टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। तो लॉन्ग टर्म में देखें तो है ना रिटर्न आते हैं एक तरह से, अपने पिछले 10 साल ही में ही देखे तो कोविड आ गया, इतने सारे वॉर आ गए, रशिया यूक्रेन वॉर आ गया, इराक में वॉर आ गया, पर है ना मार्केट ऊपर का ही डायरेक्शन गया है, बीच बीच में वॉलेटिलिटी आती है। तो एक तो लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा है कि है ना आप इन्वेस्ट करो जो सेक्टर में आप रिसर्च कर सकते हैं, जो सेक्टर समझता है। वो क्या है, अभी स्मॉल इन्वेस्टर्स को इतना इजी नहीं है रिसर्च करना, पर कई लोग बिजनेस में है, कई लोग एक दो सेक्टर समझते हैं, तो ज्यादा अपना इन्वेस्टमेंट उसी सेक्टर में करो, उसी कंपनी में करो जिसका आपको कुछ आइडिया है। कोई हो सकता है सप्लाई करता है उधर, कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, तो है ना जो सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस बोलते हैं वो बहुत अच्छा है।
वो तीसरा है ना, ये बोलना बहुत आसान रहता है, करना बहुत मुश्किल रहता है, पर जैसे वॉरेन बफेट बोलते हैं, बाय व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट। तो जब है ना सब यस। लोग नेगेटिव होते हैं, तब है ना शेयर लेना चाहिए, उस टाइम थोड़ा हिम्मत करके डालना चाहिए। और जब एकदम है ना सब लोग बहुत एक्साइट हो जाते हैं, जैसे मैं बोलती है, मेरे वाइफ जब है ना स्टॉक मार्केट का बात करने लगती है, तो बेचने का टाइम आ जाता है। सर वो तो काफ़ी आजकल तो विमेन भी हैं जो इन्वेस्ट कर रही हैं सर, दे आर क्वाइट फाइनेंशियली अवेयर। तो अगर मैं सजेस्ट करूँगी अगले बार ये रूल मत अप्लाई करिएगा। नहीं, पर विमेन इन इंडिया का तो इन्वेस्टमेंट बेस्ट रहा है। तो यदि देखें, सब लोग गोल्ड में इन्वेस्ट किए हैं, वो गोल्ड उतना ही रिटर्न जी। दिया है पिछले 10-20 साल में जितना इक्विटी दिया है। तो एक तरह से वो गोल्ड में इन्वेस्ट करती है और गोल्ड में ही करती रहती है, वो बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। करेक्ट सर। जब हम सही इन्वेस्टिंग माइंडसेट की बात करते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बीइंग अ फंड मैनेजर आप अपने रिस्क्स को कैसे मैनेज करते हैं? और हमारे व्यूअर्स को उनका रिस्क मैनेज करने के लिए आप एक आसान तरीका बताइए। तो देखिए, रिस्क है ना काफी वैरायटी से होता है। सबसे पहले तो मार्केट रिस्क होता है कि भाई मार्केट कभी भी गिर सकता है, वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है, कभी ट्रम्प कुछ कर देता है और इससे मार्केट गिर जाता है। तो वो एक हरदम याद रखना चाहिए कि रिस्क है ना मार्केट में रहेगा ही। तो कोई भी छोटे निवेशक को एसेट एलोकेशन रखना चाहिए कि भाई पूरा ज्यादा पैसा नहीं कर दिया अपने, है ना, इक्विटी में डाल दिया फिर कुछ हो गया। दूसरा, इक्विटी के अंदर हम लोग नॉर्मली दो रिस्क गिनते हैं। एक तो सिंगल स्टॉक रिस्क है कि भी आपका कितना पोर्टफोलियो एक ही कंपनी में है। तो वो कंपनी में कभी यदि कुछ हो गया, अनफोर्सीन कुछ खराब रिजल्ट आ गया, तो पोर्टफोलियो जोर से गिर सकता है। तो थोड़ा स्प्रेड रखना चाहिए पोर्टफोलियो को। और दूसरा है ना सिंगल सेक्टर रिस्क कि भाई एक ही सेक्टर में कितना पैसा डाल रख दिए है, वो सेक्टर में कभी कुछ हो गया, गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज हो गया, कभी सेक्टर में कुछ नेगेटिविटी आ गया, तो वो सेक्टर से गिर सकता है। तो एक मार्केट रिस्क है, सिंगल स्टॉक रिस्क है, सिंगल सेक्टर रिस्क है। ये 3 रिस्क को ध्यान रखना चाहिए। इन्वेस्टिंग में जितना प्रिंसिपल ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी होता है फोरसाइट। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ व्हाट लाइज अहेड। आज के समय में ट्रम्प टैरिफ्स इज़ द टॉक ऑफ द टाउन, पर इस सब ने एक बिगर कंसर्न है जिसको ओवरशैडो कंप्लीटली कर दिया है। एंड वेटरन इन्वेस्टर्स के मुताबिक नियर फ्यूचर का एक बहुत बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट होने वाला है, एंड दैट इज द राइजिंग यूएस डेट लेवल्स और उसके स्पिल ओवर्स। यूएस का करंट डेट टू जीडीपी रेशियो 119% के आसपास है। एब्सोल्यूट फिगर्स में ये हाईएस्ट एवर डेट लेवल्स रहे हैं यूएस के लिए। हिस्टोरिकली अगर देखें तो 2011 में यूएस डेट रेटिंग्स डाउनग्रेड और 2024 में यूएस के सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स डाउनग्रेड की वजह से दोनों ही बार निफ्टी में 10% का करेक्शन देखने को मिला है। सर हमारे व्यूअर्स को इजी लैंग्वेज में समझाइए कि व्हाट इज दिस डेट क्राइसिस जिसके बारे में सारे बड़े इन्वेस्टर्स कंसर्न्ड हैं, और क्या इस वजह से हम मार्केट्स में एक बहुत बड़ा करेक्शन देख सकते हैं क्या? तो देखिए, ये यूएस का एक यूनिक पोजीशन था, क्योंकि यूएस डॉलर है ना एक तरह से ग्लोबल करेंसी है, जो रिजर्व करेंसी है सबके लिए। इंडिया के पास जब फॉरेक्स रिजर्व्स आते थे, तो अपने है ना आधा से ज्यादा वो फॉरेक्स रिजर्व यूएस डेट में ही डालते थे। तो यूएस को कभी भी है ना उन लोग फिस्कल डेफिसिट रन करते थे, पर उनका डेट सब लोग लेते जाते थे, चाहे जापान हो, चाइना हो, इंडिया हो। तो एक तरह से वो है ना उनका फिस्कल डेफिसिट काफी हाई है। और कोई भी कंट्री है वो सेम फिस्कल डेफिसिट पे होता, तो उनका क्रेडिट रेटिंग काफी नीचे होता। पर यूएस क्योंकि वो रिजर्व करेंसी है, उनका रेटिंग इतना नीचे नहीं है। अभी दो चीज ये बदल सकती है, क्योंकि ये डेट है ना, इनमें वो इंटरेस्ट रेट, उनको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा उस पर, वो कहीं ना कहीं से है ना उनको फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो एक तो क्वेश्चन मार्क है कि ये डॉलर रिजर्व करेंसी नहीं रहेगा फ्यूचर में। और ये ना हम्म। काफी डिबेट होते रहता है कि डॉलर रिजर्व करेंसी रहेगा कि नहीं रहेगा। अ, मेरे ख्याल से इतना जल्दी कोई रिजर्व करेंसी निकलता नहीं है। पर धीरे धीरे हम्म। अभी देखें तो चालू हो गया कि भाई हम लोग को नॉन डॉलर में ट्रेड करना है। तो आपस में ना हम्म। इंडिया और थोड़े कंट्रीज कोई दूसरे करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, चाइना काफी ट्रेड कर रहा है अपने करेंसी में हम्म। कई के साथ। तो धीरे धीरे एक तरह से रिजर्व करेंसी जो डॉलर है उसका एक डोमिनेंस कम होते जाएगा। अगला चीज है कि जो यदि उनका डेट लेवल अनसस्टेनेबिलिटी हाई है, तो उनका ना करेंसी डेप्रिशिएट होएगा। तो यदि देखें तो डॉलर वर्सेस
यूरो देखे तो यूएस डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है, तो उसका लिए एक तरह से प्लस भी है इंडिया के लिए, एक तरह से नेगेटिव भी है। जब डॉलर डेप्रिशिएट होता है तो जनरली इमर्जिंग मार्केट्स में कैपिटल फ्लोज आते हैं, और इंडिया भी इमर्जिंग मार्केट का एक हिस्सा है, तो इंडिया में ना फ्लोज अच्छे आएंगे एफआईएस से, तो एक तरह से मार्केट के लिए अच्छा भी हो सकता है बियॉन्ड अ पॉइंट ऑफ टाइम। पर ये यदि ना धीरे धीरे डेप्रिशिएट हुआ, कभी एक जोर से 10% डेप्रिशिएट होएगा तो पूरा दुनिया में हलचल मच जाता है। तो लेकिन मिस्टर जयपुरिया, अभी तो एफआईआई आउटफ्लोज तो रिकॉर्ड लेवल्स पे रहे हैं, सो हाउ डज दिस अलाइन विद द फैक्ट कि अगर डॉलर एप्रिशिएट करेगा देन इमर्जिंग मार्केट्स आर इन अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ? तो इसमें दो चीज है, एक तो भारत का जो वैल्यूएशन है वो बहुत महंगा है। तो यदि अपने एक नंबर आंकड़े देखे तो भारत ट्रेड होता है 21 टाइम पी पे, वो पूरा इमर्जिंग मार्केट ट्रेड हो रहे हैं 12-13 टाइम पी पे। तो एक तरह से ना फ्लो भारत से निकल के कहीं और जा रहे हैं। अभी दूसरा, ये वैल्यूएशन जस्टिफाई कर सकते थे यदि अपने अर्निंग ग्रोथ काफी अच्छा होता, जो पहले ना हुआ है 15% 20% अर्निंग ग्रोथ, पर पिछले 5 क्वार्टर से अर्निंग ग्रोथ सिंगल डिजिट में 5 से 7% अर्निंग ग्रोथ आ रहा है। तो जब हाई वैल्यूएशन है और उसके साथ अर्निंग ग्रोथ बहुत स्लो है, तो लोग को दूसरा मार्केट मिल जाता है जहाँ पे वैल्यूएशन कम है और अर्निंग ग्रोथ बेहतर है अपने, तो वो पैसा वहां चला जाता है। यदि अपना अर्निंग ग्रोथ वापस आना चालू हो जाएगा और है ना, फिर लोग को लगेगा चलो यहाँ पे वापस 12-13% अर्निंग ग्रोथ आ रहा है, तो ये पैसा वापस आना शुरू हो जाएगा भारत में। So, sir, then is this the right time for us to move global, to start investing outside? Or is it the right time for us to start investing in gold and silver? I mean, उसकी prices तो हम सब के बारे में बात कर ही रहे हैं. What is, अब हमें क्या करना चाहिए? तो जैसे मैंने कहा, एसेट एलोकेशन जितना कर सकते हैं वो बेहतर है। तो भारत एक है ना कंट्री है जहाँ पे अगले 10 साल 20 साल ग्रोथ काफी आएगा, तो एक तरह से ना अपना होम बायस है कि भारत में इन्वेस्ट करते हैं। ये बोलने के बावजूद फिर भी है ना थोड़ा पैसा भारत के बाहर डाल सकते हैं, जो कि अपना एक डाइवर्सिफिकेशन हो गया। कई है ना कंपनीज है जो यदि अपने टेक्नोलॉजी देखे तो पिछले 40-50 साल में जो भी ग्रेट इनोवेशंस हुए हैं ज्यादातर सब यूएस में हुए हैं। तो वैसे कंपनीज है ना यूएस में मिलते हैं जहाँ पे ना ग्लोबल इनोवेशन हो रहा है, वहां पे डाल सकते हैं। और कई मार्केट है जो सस्ते होते हैं, तो एक तरह से थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। गोल्ड सिल्वर भी एक तरह से डाइवर्सिफिकेशन है, जो आपने कहा कि यूएस का है ना डेट जो है अनसस्टेनेबल लेवल पे जा रहा है, तो जब डॉलर डेप्रिशिएट होएगा तो एक तरह से लोग बोलते हैं चलो ना थोड़ा गोल्ड सिल्वर ले लो, क्योंकि वो एक हेज हो गया अगेंस्ट द डॉलर डेप्रिसिएशन। तो ये सब है ना एसेट एलोकेशन का पार्ट ही देखना चाहिए कि भाई थोड़ा थोड़ा पैसा सब जगह रहे, तो है ना एक तरह से कभी कोई एसेट क्लास अच्छा करेगा, कोई दूसरा एसेट क्लास करेगा, पर अपना पूरा पोर्टफोलियो ज्यादा नीचे नहीं जाएगा और अच्छा रिटर्न देते रहेगा। सर, आपके हिसाब से अगर इंडिया का विजन हम देखें 2035 में, तो वो कौन से डोमिनेंट सेक्टर्स या थीम्स हैं जहां पे हमें अपनी नजर को बनाई रखनी चाहिए? द नेक्स्ट सेट ऑफ विनर्स क्या होंगे? हाँ, तो देखिए यदि बहुत ब्रॉडली देखे तो 3-4 थीम है। एक तो इंडिया का जो इनकम लेवल है वो बढ़ जाएगा, तो पर कैपिटा इनकम इंडिया में बढ़ते जाएगा। 2035 तक है ना पर कैपिटा इनकम डबल से ज्यादा हो जाएगा, जो अभी करीब $2500 है वो $5500 कुछ हो जाएगा। तो है ना जो सेक्टर्स है जो भारत में सब लोग है ना ज्यादा अमीर होंगे अभी से, तो क्या क्या खरीदेंगे वो एक है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी ध्यान हुआ है पिछले 5 साल में, और आगे भी ध्यान होते रहेगा। रोड बनते रहेंगे, मेट्रोज आते रहेंगे, तो वो सब सेक्टर का बेनिफिट होएगा। तीसरा एक है ना देखे तो चाइना प्लस वन का है ना भूमिका रहेगी, क्योंकि सबको थोड़ा चाइना से डाइवर्सिफिकेशन करता है, तो इंडिया भी एक हिस्सेदार रहेगा जहाँ पे ना कई इंडस्ट्री आएगी। चौथा एक सोचे तो डिजिटल इंडिया रहेगा, क्योंकि काफी अभी अपने देखे तो सब चीज है ना ऐप पे, यंगर जनरेशन है वो बहुत डिजिटली अवेयर है, तो ऐप पे सब चीज हो रहा है सब ना, जैसे आपने पहले जिक्र किया ब्लिंकिट का और क्विक डिलीवरी का। तो ये सब है ना कई नए कंपनीज आ जाएंगे जो आज है ना अपने सोचे नहीं थे, पर 10 साल बाद वो बहुत बड़े हो जाएंगे।
सर, टॉकिंग ऑफ विजन, गवर्नमेंट ने भी अपने एक विजन के बारे में बताया है। मैं उस पे आपका एक्चुअली ओपिनियन चाहूंगी। गवर्नमेंट के विजन के हिसाब से जो विकसित भारत जो 2047 तक एटलीस्ट 2 इंडियन बैंक्स को ग्लोबली टॉप 20 रैंकिंग में ले जाने का उन्होंने वादा किया है एक तरीके से। एट प्रेजेंट एसेट साइज के हिसाब से ग्लोबली टॉप बैंक्स की लिस्ट में सिर्फ 2 इंडियन बैंक्स ही है 100 में फीचर करते हुए। इसमें एसबीआई की रैंकिंग 43rd है और एचडीएफसी की रैंकिंग 73 है। तो इस गोल को अचीव करने के लिए बैंक्स को काफी तेजी से ही ग्रो करना होगा। अगर आप गवर्नमेंट के इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने में सक्सेसफुल रहते हैं तो इन्वेस्टर्स के लिए इसका रिपल इफेक्ट क्या हो सकता है, एंड डज दिस मेक बैंक्स द नेक्स्ट बिग थिंग? देखिए, बैंकिंग हर एक कंट्री में, कोई भी कंट्री हो, जब ग्रोथ होता है तो बैंक एक बड़ा हिस्सेदार होता है, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ के बिना बहुत कम कंपनीज में जीडीपी ग्रोथ हो सकता है। अभी जो है ना, यदि अपने को टॉप 20 में आना है और एक वो विजन रहता है तो इनमें टॉप 20 आए, 25 आए। एक तो भारत का ग्रोथ है ना ज्यादा रहेगा, अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भारत है और शायद अगले 10 साल में ना भारत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगा। तो उसके कारण क्रेडिट ग्रोथ अच्छा रहता है, क्रेडिट ग्रोथ डबल डिजिट में रहता है। और कई बैंक जो है ना डेवलप मार्केट में, वो स्पेस पे ग्रो नहीं करेगी, तो अपने आप है ना वो जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जाएंगे। दूसरा है ना, भारत का है कि भाई जो अपने पब्लिक सेक्टर बैंक्स है वो काफी है, तो एक तरह से हो सकता है उनको कंसोलिडेट किया जाए, थोड़े मर्जर्स हो जाए, तो उससे भी है ना बैंक बड़े हो सकते हैं। तो दो तरीके हैं और इसके कारण है ना दोनों मिक्स होके शायद 2-3 भारत के बैंक्स आ जाएंगे अगले टॉप 20 में, टॉप 25 में। बिफोर वी हेड टू द रैपिड फायर, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आपके हिसाब से सबसे बड़ा रिस्क इंडिया और इंडियन मार्केट्स को आने वाले 5 साल में क्या हो सकता है, द बिगेस्ट रिस्क? तो देखिए, एक तो क्या है कि जो अपने वैल्यूएशन स्टार्ट कर रहे हैं वो अब सस्ते नहीं रहे, और पिछले 5 साल में बहुत रिटर्न बने थे, क्योंकि कोविड के बाद दो चीज हुआ, एक तो वैल्यूएशन कम हो गए थे तो वो वैल्यूएशन रीरेटिंग हो गया, और दूसरा अर्निंग काफी गिर गया था तो वो हो गया। तो एक तरह से ना एक रिस्क है कि रिटर्न्स अच्छा बनेंगे, पर उतना अच्छा नहीं बनेंगे जो पिछले 5 साल में बना, तो वो एक्सपेक्टेशन सबको कम रखना चाहिए। दूसरा है ना, एक तरफ से इंडियन इकोनॉमी ऑटो पायलट पे है और एक ग्रो करेगी, पर यदि कुछ ग्लोबल टर्मोइल हो गया और है ना यदि ग्लोबल यूएस रिसेशन आ गया, या ये तो उसके कारण ग्लोबल रिसेशन आ गया, तो उसका असर भारत पे भी पड़ेगा। अपना ज्यादा है ना डोमेस्टिक इकोनॉमी है, पर फिर भी जब ग्लोबल रिसेशन आता है तो असर भारत पे भी पड़ेगा। तो मेरे को लगता है कि ज्यादा रिस्क ग्लोबल है, भारत में रिस्क कम है इकोनॉमी को लेके, तो इसलिए मार्केट को लेके। पर ग्लोबल इकोनॉमी में कोई रिस्क दिख रहा है अभी भी है ना, काफी यूएस इकोनॉमीज देखे तो वहां पे काफी नर्वसनेस है, क्योंकि जो अभी टैरिफ्स हुआ है उसके कारण एक तरह से इन्फ्लेशन भी आ सकता है वहां पे और स्लो डाउन भी आ सकता है। तो एक स्टैगफ्लेशन वर्ड है जो काफी सुनने मिलेगा शायद अगले साल में। करेक्ट सर, बहुत लोग इसको इनफैक्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं, एंड इनफैक्ट आई थिंक दैट्स व्हाट इज समथिंग दैट इज द इम्पेडिमेंट, जो लगता है कि वही होगा। सो मूविंग ऑन टू द रैपिड फायर सेक्शन, इट्स अ फन सेक्शन। आपको पता है इसमें आपको क्या करना है। कुछ सवाल हैं जो हम आपसे पूछेंगे एंड होपफुली यू विल गिव अस रैपिड एंड फुल ऑफ फायर आंसर्स। सो व्हाट इज द वन थिंग जो आप खुद प्रीच करते हैं लेकिन यू फाइंड इट वेरी हार्ड टू प्रैक्टिस? एसेट एलोकेशन। तो मैं सबको शायद शो में भी जिक्र किया 2-3 बार, सबको एसेट एलोकेशन करना चाहिए, पर मैं खुद ज्यादा एसेट एलोकेशन नहीं करता है, बहुत ज्यादा इक्विटी बायस्ड है मेरा पोर्टफोलियो। Thank you for that very candid and honest answer. What is that one investment hack जो एक फंड मैनेजर के लिए काम करती है पर एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए नहीं? हम लोग सबको बोलते हैं कि भाई रिसर्च करना चाहिए। फंड मैनेजर लोग के लिए आसान होता है क्योंकि हम लोग पूरे दिन यही काम करते हैं और एक टीम भी रहता है, तो हम लोग कंपनी को मिल सकते हैं, डीलर को मिल सकते हैं, काफी काम कर सकते हैं। अभी एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए बहुत कठिन है, क्योंकि ना उसका एक तो पूरा काम इन्वेस्टिंग नहीं है, उसका और भी कुछ काम है, और दूसरा उसको है ना कोई पूरा सपोर्ट नहीं मिलता है। वो कोई जाके कंपनी को मिलने का कोशिश करे तो शायद कंपनी मिले भी नहीं। तो है ना, फंड मैनेजर लोग के लिए ज्यादा आसान होता है रिसर्च करना।
और अगर आप वापस 20 साल के हो जाएं with the same knowledge that you have today, what would be your net worth today? कोई फर्क शायद नहीं पड़ेगा, क्योंकि 20 साल पहले जो पैसा था उतना ही रहेगा। अच्छा, एक फाइनेंशियल मिस्टेक जो आपको बहुत खुशी है कि आपने कमिट किया हो। तो मैं लोन लेता था। मैं सबको बोलता हूँ भाई लोन लेके इक्विटी में मत डालो, पर मैं बोरो करके इक्विटी में डालता था। वो रिटर्न अच्छा बना, उससे ना वेल्थ बढ़ा है। तो वैसे खुशी है कि भाई लोन ले लिया था यंगर डेज में, पर अभी मैं सबको सलाह दूंगा मत लिया करो। आई अग्री विद यू सर। एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट एडवाइस जो किसी को फॉलो नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। हम्म। एफएनओ तो ये ना, तो ऑप्शंस में कई बार होता है कि सब लोग कॉल राइटिंग कर देते हैं, उसमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि थोड़ा पैसा आता है। जब अपने कॉल राइट करते हैं तो अपने को पैसा मिलता है, पर बेसिकली उसमें ना रिस्क इतना बड़ा है कि कोई है ना उस टाइम गिनता नहीं है। और कोई भी ब्लैक स्वॉन इवेंट हो जाए तो है ना, जो अपने 5 साल में कर रहा है वो एक दिन में चला जाएगा। तो फ्यूचर सर, आपने ऑप्शन ब्लैक स्वॉन के बारे में बताया, व्हाट इज अ ब्लैक स्वॉन इवेंट? मतलब जैसे कोई भी हो जाए, जैसे कोविड हो गया, कोई ने कभी सोचा नहीं था कोविड हो गया, या जैसे लीमन क्राइसिस हो गया। लीमन क्राइसिस के बाद है ना एक तरह से जो निफ्टी है वो 65% या कुछ गिरा था। और ये जब अपने कॉल राइटिंग करते हैं अपना रिस्क अनलिमिटेड रहता है इसमें, और इनकम थोड़ा ही आता है। वो सबको अच्छा लगता है क्योंकि हर महीना आते रहता है, तो बोलता है इसमें रिस्क नहीं है। नेकेड कॉल राइटिंग नहीं करना चाहिए। And if you were down to your last 1 lakh rupees, where would you invest it? मैं फिर भी इक्विटी में करता, तो एवरीथिंग इन इक्विटी। And एक रेड फ्लैग जो हर एक बैक स्टॉक में कॉमन हो? सो सबसे ज्यादा ना कैश फ्लो बैलेंस शीट पे ध्यान देना चाहिए। सो रेड फ्लैग सबसे ज्यादा ना, जब कैश फ्लो नहीं आता है, अर्निंग्स दिखता है, पीएनएल अच्छा दिखता है, पर कैश फ्लो नहीं आता है, तो कई में देखेंगे कि भाई उसका वर्किंग कैपिटल में इन्वेंट्री बढ़ते जा रहा है, डेटर्स बढ़ते जा रहे हैं, पर पीएनएल बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम लोग हरदम बोलते हैं कि पे मोर अटेंशन टू कैश फ्लो एंड बैलेंस शीट देन टू द पीएनएल। Absolutely, sir. Golden words. Thank you very, very much, Mr. Jaipuria. That's all for today. It was a pleasure थैंक यू। having you on the show. हम आगे और किस टॉपिक पे बात करें, इसके सजेशंस आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक नए टॉपिक और एक नए गेस्ट के साथ, कुछ नए इंसाइट्स लेके। तब तक के लिए स्टे अवेयर एंड कीप वॉचिंग डिकोडर।